हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्या, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। ये उसके बाद का पॉलिसी है 1988 में। 1952 का जो पॉलिसी था उनको रिवाइज करके एंड उनमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाके और एक फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में बनाया गया है, वो है ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या नए चीज़ जुड़े हैं एंड क्या क्या इम्प्रूवमेंट इनमें लाया गया है इस पॉलिसी में। तो आज वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एट फर्स्ट क्या है, रिप्लेसिंग ओल्ड फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी इन दिसंबर 1988। तो ओल्ड पॉलिसी जो था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का 1952, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में फुल्ली डिस्कस कर दिए हैं, तो उनको रिप्लेस करके और एक पॉलिसी बनाया गया है। वो कब अनाउंस हुआ है? दिसंबर 1988 में। ठीक है, तो ये रिवाइज करके बनाया गया है। बहुत सारे इंप्रूवमेंट इनमें लाए गए हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे बाद में। मेन पॉइंट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 आर प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो मेन पॉइंट क्या है, मेन मोटिव क्या है इस फॉरेस्ट पॉलिसी का? 1988 का मेन तो है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट को, कंजर्वेशन ऑब्वियसली कंजर्व करना फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूसेस है, बहुत सारे जो पेड़ पौधे ये सब है, बायोलॉजिकल जो बायोलॉजी है, इनका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इन सबको प्रोटेक्ट करना ही एंड कंजर्व करना ही मेन इनका पॉइंट है। एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एंड फॉरेस्ट को डेवलप करना, बहुत सारे पेड़ पौधे और भी लगाना, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, ट्री लैंड बढ़ाना, ये सब है इनका मेन मोटिव। Outcome of the National Forest Policy 1988 was the Joint Forest Management Program instituted in 1990 by the Government of India। तो मेन इनसे क्या हुआ है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हुआ है जो 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको बनाया है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इनके बारे में हम और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो ये है इनका मेन आउटकम 1988 का। तो 1988 का जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उनके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है 1990 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा अब तक। जो ओल्ड पॉलिसी था 1952 का, उनको रिप्लेस करके 1988 में और एक पॉलिसी लाया गया है। एंड इनका मेन पॉइंट क्या है, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। एंड इनका मेन आउटकम जो निकले हैं इनसे क्या है, वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड JFM जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है 1990 में। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो इस जो पॉलिसी है 1988, इनका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। एट फर्स्ट तो है प्रिजर्व करना, रिस्टोर करना, कंजर्व करना, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है ही। तो मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल जो स्टेबिलिटी है उनको मेंटेन करना थ्रू प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। प्रिजर्व करना, फॉरेस्ट का जो जो चीज़ें हैं फॉरेस्ट में उनको प्रिजर्व करना। एंड रेस्टोरेशन मतलब क्या है, उनको रिपेयर करना। और रिस्टोर करना मतलब जितना हम ले रहे हैं फॉरेस्ट से, बदले में वो सभी फॉरेस्ट को दे। मतलब जितने पेड़ पौधे ये सब हम काट करके लेके जा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हम लगाए उनमें, मतलब रिस्टोर करें। तो रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन, ये है मेन पॉइंट ऑब्जेक्टिव में। कंजर्विंग नेशनल फॉरेस्ट विद द वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना व्हिच रिप्रेजेंट द रिमार्केबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक रिसोर्स ऑफ द कंट्री। तो जेनेटिक रिसोर्स ऑफ द कंट्री, इनमें क्या है, फ्लोरा एंड फौना। तो फॉरेस्ट को सिर्फ फॉरेस्ट को कंजर्व करना है ऐसा नहीं है, फॉरेस्ट के साथ साथ उसके अंदर जो फ्लोरा है, फौना है, फ्लोरा मतलब जो सब पेड़ पौधे, प्लांट है, प्लांट कम्युनिटी है जिसको हम फ्लोरा कहते हैं। एंड फौना जो एनिमल कम्युनिटी है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं, सबको एक साथ कंजर्व करना ही मोटिव है मेन इसका। Checking soil erosion and denudation in the catchment area of river, lakes for mitigating flood and drought। तो सॉइल इरोशन कितना हो रहा है, मेनली रिवर बैंक एरिया, समंदर के साइड का जो कोस्टल लैंड एरिया है, हिली एरिया जो है, इन सब एरिया में आपको देखना है सॉइल इरोशन कितना हो रहा है। क्योंकि ये सब एरिया में ज़्यादा करके सॉइल इरोशन होता है। स्लोप एरिया जैसे हिल, माउंटेन एरिया में सॉइल इरोशन ज़्यादा होता है, क्योंकि पेड़ पौधे अगर नहीं रहे तो सॉइल जो है, बारिश का पानी अगर आ जाए तो सॉइल पूरा डिग्रेड करके नीचे चला जाएगा। एंड रिवर के साइड का एरिया, वो भी रिवर के द्वारा
इरोड होता है, इरोड होके रिवर के साथ मिल जाते हैं। तो इन सब एरिया आपको चेक करना है कितना सॉइल इरोशन हो रहा है। अगर ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे प्रिवेंटिव मेथड उनके अकॉर्डिंग यूज़ करना है, क्योंकि नहीं तो फ्लड, ड्रॉट ये सब हो सकता है। तो उनको अगर आप मिटिगेट करना चाहते हो तो सॉइल इरोशन कहाँ पे कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है, सबको आपको मेजर करना है। ठीक है। चेकिंग द एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड अलोंग कोस्टल लैंड। तो जो सब डेजर्ट एरिया है उन सब एरिया में सैंड ड्यून्स कितना एक्सटेंड कर रहा है, मतलब सैंड का एरिया कितना बढ़ रहा है, वो आपको चेक करना है ऑब्वियसली। नहीं तो इनके वजह से भी ड्रॉट वगैरह ये सब हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट ट्री कवर इन द कंट्री थ्रू एफोरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम ऑन ऑल डेनोडेटेड, डिग्रेडेड एंड अनप्रोडक्टिव लैंड। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कंट्री में आपको बढ़ाना है ऑब्वियसली, ज़्यादा करके आपको पेड़ पौधे लगाना है, एफोरेस्टेशन करना है, मतलब जितना फॉरेस्ट से आप ले रहे हो उससे ज़्यादा आप पेड़ पौधे आपको फॉरेस्ट में लगाना है। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के द्वारा भी ये करना है, जैसे कम्युनिटी में आपको, कम्युनिटी लैंड में आप जहाँ पे रहते हो, रोड साइड इन सब एरिया में जहाँ पे मतलब अनप्रोडक्टिव लैंड है, जहाँ से कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वहाँ से नहीं होता है, तो वे पड़े रहते हैं जो सब लैंड होता है, तो उन सब एरिया में आपको ट्री कवर, पेड़ पौधे ये सब लगाना है। डिग्रेडेड, डेनोडेटेड जो सब लैंड होता है, मतलब डिग्रेड हो गया है, वहाँ पे लैंड इरोड करके चले गए हैं सॉइल का ऊपर का पार्ट, तो उन सब एरिया में आपको पेड़ पौधे लगाना है, जैसे कि डिग्रेडेशन कम हो इसलिए। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है, जैसे वन महोत्सव प्रोग्राम है एक, जिनके द्वारा आप कम्युनिटी एरिया एंड आप जिस जगह पे रहते हो उनके साइट का एरिया, इन सब एरिया में आप पेड़ पौधे ये सब लगा सकते हो। ऐसे लोगों को अवेयर करना, लोगों के अंदर फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो सब सिखाना लोगों को, इन सब करके इतने सारे प्रोग्राम ऐसे करके आप ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर ये सब इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है। मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूलवुड, फूडर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड स्मॉल टिम्बर ऑफ द रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। तो रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन जो मेनली फॉरेस्ट के ऊपर ही निर्भर है, ठीक है, फॉरेस्ट के साइड में ही रहते हैं एंड उनका जो ज़रूरत का चीज़ें है वो फॉरेस्ट से ही लेता है। तो उनका जो रिक्वायरमेंट है, फ्यूलवुड, फूडर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब फॉरेस्ट से जो सब प्रोड्यूसेस वो लेते हैं, फ्यूल के लिए वुड लेते हैं, इन सब रिक्वायरमेंट मतलब अच्छे से मीट हो पाए वो आपको देखना है। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट एसेंशियल नेशनल नीड। तो नेशनल नीड तो है ही फॉरेस्ट से, डिफेंस, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, इन सब पर्पस जो है फॉरेस्ट से प्रोड्यूसेस, टिम्बर ये सब हम लेते हैं। तो प्रोडक्ट अगर आपको ज़्यादा करके चाहिए, डिमांड अगर इंक्रीज होगा तो फॉरेस्ट से प्रोडक्टिविटी, फॉरेस्ट का प्रोडक्शन का जो क्षमता है वो ज़्यादा हो, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट आपको इंक्रीज करना है अगर आपको ज़्यादा करके फॉरेस्ट से लेना है तो। ठीक है। मतलब आपका अगर डिमांड बढ़ रहा है, इंडस्ट्री, डिफेंस, कम्युनिकेशन इन सब में प्रोडक्ट लेने का, रॉ मटेरियल जो कलेक्ट करने का डिमांड अगर आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है, तो आपको फॉरेस्ट से जो प्रोडक्टिविटी है, फॉरेस्ट का जो प्रोडक्टिविटी है उनको भी ज़्यादा करके इंक्रीज करना है। तो इसलिए भी आपको बहुत सारे मेथड यहाँ पे यूज़ करना होगा। मैक्सिमाइजिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ वुड, वुड का सब्स्टिट्यूशन आपको देखना है, क्योंकि वुड तो कभी भी कम हो सकते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा करके अगर आप टिम्बर वगैरह ये सब लोगे फॉरेस्ट से, तो फॉरेस्ट का तो हैम्पर हो रहा है, जो है डिग्रेडेशन हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वुड का सब्स्टिट्यूशन आपको सोचना है ज़्यादा करके। क्रिएटिंग अ मैसिव पीपल मूवमेंट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप चाहते हो बहुत सारे पीपल एक साथ मिलके ये सब काम करे, तो वुमेन को भी आपको इन्वॉल्व करना ही इनके साथ, तब जाके बहुत सारा पीपल एक साथ मिलके इस ऑब्जेक्टिव को, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव में जो दिया गए हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगा। तो ऑब्जेक्टिव में मेनली क्या क्या है, एक तो है एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी जो है उनको मेंटेन करना थ्रू क्या, प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। नेशनल फॉरेस्ट उनको तो आपको कंजर्व करना ही है, उनके साथ साथ फ्लोरा एंड फौना जो सब है उन फॉरेस्ट एरिया में उनको भी एक साथ करके आपको कंजर्व करना है। सॉइल इरोशन एंड एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून
किस जगह पे कैसा हो रहा है उनको आपको चेक करना है, नहीं तो फ्लड ड्रॉट इनको आप मिटिगेट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हमेशा आपको ये चेक करना है। नेक्स्ट क्या है, एफोरेस्टेशन करना है, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम ये सब बना के डेनुडेटेड, डिग्रेडेड, अनप्रोडक्टिव जो सब लैंड है उन सब एरिया में आपको फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है। रूरल एंड ट्राइबल पीपल जो मेनली फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर है, उनका जो रिक्वायरमेंट है फॉरेस्ट से, फ्यूल वुड, फूडर, माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूसेस है वो सब अच्छे से वो ले पाए, वो आपको देखना है। एंड ज़्यादा अगर डिमांड आपका बढ़ रहा है तो फॉरेस्ट का प्रोडक्टिविटी भी आपको इंक्रीज करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊट का सब्सटीट्यूशन आपको सोचना है, क्योंकि ऊट से सारा काम नहीं हो सकता है, फॉरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए ऊट का सब्सटीट्यूशन क्या हो सकता है उनके बारे में भी आपको सोचना है। एंड आप अगर चाहते हो बहुत सारे पीपल एक साथ मिलके काम करे एंड इस अचीव को पूरा करे, तो आपको वुमेन को भी इनके अंदर इन्वॉल्व करना है। ये सब इस ऑब्जेक्टिव के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, एसेंशियल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जरूरत क्यों है यहाँ पे, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड शुड बी प्रोटेक्टेड एंड देयर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव। ठीक है, तो जितना फॉरेस्ट है अब तक इंडिया में, तो वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ऑब्वियसली उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कि कोई भी कैसे भी उनसे टिम्बर वगैरह ये सब कलेक्ट नहीं कर पाए एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं ले सकते हैं, तो नहीं ले पाए, तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना है। जितना भी है हमारे पास फॉरेस्ट एरिया, उनको पहले तो प्रोटेक्ट करना है, फिर जाके बढ़ाना है। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्ड, एंड उनका जो प्रोडक्ट करने का प्रोडक्शन का जो क्षमता है उनको इम्प्रूव करना है, क्योंकि डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फॉरेस्ट से हम ज़्यादा करके ले रहे हैं, तो फॉरेस्ट का जो प्रोडक्शन पहले होता था उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी आपको इम्प्रूव करना है। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर शुड बी इंक्रीज्ड ऑन हिल स्लोप, कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर, लेक, डेजर्ट एरिया एंड ओशन शोर। ऑब्वियसली हिल स्लोप, रिवर का जो कैचमेंट एरिया है, लेक्स, डेजर्ट एरिया, ओशन शोर जो एरिया है, मतलब ओशन के साइड का जो एरिया, इन सब एरिया में आपको फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर ज़्यादा करके करना है, क्योंकि इन सब एरिया में बहुत ज़्यादा सॉइल इरोशन होता है। हिल स्लोप एरिया में क्या होता है, हिल स्लोप ऐसे होता है, तो यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो यहाँ का जो सॉइल है बारिश के साथ साथ पूरा ऐसे करके बह के चले जाते हैं। रिवर एरिया में क्या होता है, ये मानो एक एरिया यहाँ पे है रिवर, ठीक है, तो रिवर यहाँ पे जो पानी है ये ऐसे करके रिवर का साइड का जो रिवर बैंक जो एरिया है, इनसे सॉइल इरोड कर करके इस रिवर के अंदर मिलते हैं, तो ये जो एरिया है धीरे धीरे ऐसे कम होते रहते हैं, मतलब रिवर बैंक का जो एरिया है, तो इन सब एरिया में इरोशन जो है ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर आपको ज़्यादा करना है। अगर फॉरेस्ट, पेड़ पौधे ये सब होगा तो इरोशन कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डाइवर्शन ऑफ गुड एंड प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड टू फॉरेस्ट्री शुड बी डिस्करेज्ड इन व्यू ऑफ द नीड फॉर इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल एरिया जो है जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छा हो सकता है, मतलब प्रोडक्टिव लैंड जिसे हम कहते हैं, उन सब एरिया को डाइवर्ट करके फॉरेस्ट एरिया बनाने का कोई तो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उन सब एरिया में अगर आप फॉरेस्ट एरिया बनाओगे तो फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो आप लोगों को फूड प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, तो इनको आपको रोकना है, डिस्करेज करना है। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट्री करना डिस्करेज करना है, एग्रीकल्चरल लैंड में आपको एग्रीकल्चर के पर्पस ही यूज़ करना है। मतलब जैसे वो फूड प्रोडक्शन जितना हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, नीड ऑफ फूड प्रोडक्शन उनको मीट कर पाए, इसलिए एग्रीकल्चरल लैंड में आपको फॉरेस्ट्री नहीं करना है। जो सब पड़े रहते हैं, जैसे अनप्रोडक्टिव लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकते हैं, डेनुडेटेड लैंड है, डिग्रेडेड लैंड है, जो सब डिग्रेड हो गया है, इन सब लैंड में एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो सकते हैं, तो इन सब एरिया में आप ज़्यादा करके फॉरेस्ट्री करें, बट एग्रीकल्चरल लैंड को आप छोड़ दीजिए फूड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ टोटल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व एंड अदर प्रोटेक्टेड एरिया शुड बी एक्सटेंडेड। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ज़्यादा करके आपको नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोटेक्टेड लैंड जो है ये सब बनाना है, क्योंकि इनके द्वारा ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ज़्यादा करके कंजर्व होगा, क्योंकि इन सब एरिया में बाहर का पीपल जो है, मतलब नॉर्मल पीपल जो है वो यहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टेड लैंड होता है, गवर्नमेंट के अंदर होता है, एंड गवर्नमेंट ही इनको देखते हैं, तो इन सब एरिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अच्छा होता है, तो इसलिए इन सब
एरिया को आपको ज़्यादा करके बढ़ाना है, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोटेक्टेड लैंड, इन सब एरिया को आपको ज़्यादा करके बढ़ाना है। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे हमने क्या क्या देखा, एक तो जितना फॉरेस्ट है उनको आपको प्रोटेक्ट करना है एंड उनका जो प्रोडक्टिविटी है उनको आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। एंड जो सब एरिया में सॉइल इरोशन ज़्यादा होता है, जैसे रिवर बैंक, लेक, डेजर्ट एरिया, हिल स्लोप एरिया, इन सब एरिया में आपको ज़्यादा करके वेजिटेशन कवर एंड पेड़ पौधे ये सब लगाना, ये सब इंक्रीज करना है इन सब एरिया में। एंड एग्रीकल्चरल लैंड को आपको छोड़ना है फूड प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट्री नहीं करना है। नहीं करोगे, अगर करोगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चरल लैंड कम हो जाएगा एंड फूड प्रोडक्शन का नीड जो है वो आप मीट नहीं कर पाओगे। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ज़्यादा करके आपको नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड लैंड, इन सब को आपको बनाना है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैटेजी एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट एरिया कितना आपको बढ़ाना है, पिछले पॉलिसी में भी यही कहा था कि नेशनल गोल शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर। तो इंडिया का जितना टोटल लैंड एरिया है उनका 1/3 एरिया फॉरेस्ट से कवर करना है, यही गोल है, नेशनल गोल है ये। तो ये 1952 के पॉलिसी में भी यही था। एंड हिल एंड माउंटेन एरिया में शुड बी 2/3 ऑफ द एरिया। हिल एंड माउंटेन एरिया में ज़्यादा करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं होता है एंड यहाँ पे सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा होता है एंड यहाँ पे अनप्रोडक्टिव लैंड बहुत ज़्यादा है। तो इन सब एरिया में आपको ज़्यादा करके फॉरेस्ट्री करना है, तो 2/3 ऑफ द एरिया आपको फॉरेस्ट से कवर करना है, मतलब इतना एरिया में आपको पेड़ पौधे ये सब लगाना है। तो ये 1952 के पॉलिसी में भी था ये, ठीक है। तो मेन क्या है, टोटल लैंड का 1/3 जो एरिया है उनको आपको फॉरेस्ट से कवर करना है एंड माउंटेन, हिली, इन सब एरिया में 2/3 एरिया आपको फॉरेस्ट से कवर करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट्री, farm forestry. Afforestation, tree planting on all degraded and denuded land in the country is a national need. तो हमने ऑब्जेक्टिव में भी कहा है ये कि एफोरेस्टेशन एंड ट्री प्लांटिंग मेनली कहाँ पे करना है आपको, डिग्रेडेड लैंड, डेनुडेटेड लैंड, अनप्रोडक्टिव लैंड, जो सब पड़े हैं ऐसे लैंड, मतलब एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा यूज नहीं होता है, इन सब एरिया में आपको एफोरेस्टेशन करना है। इट इज़ नेसेसरी टू इनकरेज द प्लांटिंग ऑफ ट्री अलोंग साइड ऑफ रोड्स, रेलवे लाइन्स, रिवर, स्ट्रीम एंड कैनल। इन सब एरिया में भी आपको इनकरेज करना है पीपल को, पीपल के अंदर ये अवेयरनेस देना है, उनको एडुकेट करना है। बहुत सारे सोशल ऐसे प्रोग्राम होता है, उनके द्वारा आपको लोगों में ये इनकरेज लाना है एंड लोगों के अंदर ये अवेयरनेस देना है कि आप ज़्यादा करके ट्री प्लांट करें। ट्री प्लांट करने का इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको लोगों को समझाना है, ठीक है। एंड रेलवे लाइन, रिवर, स्ट्रीम, कैनल एरिया एंड अपने कम्युनिटी के अंदर साइड में, आपके घर के साइड में, रोड साइड में आप ज़्यादा करके ट्री प्लांट करें। ग्रीन बेल्ट शुड बी रेज्ड अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया एज वेल एज इन एरिड लैंड। ये भी आपको इंक्रीज करना है अर्बन एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में एंड एरिड लैंड में ज़्यादा करके आपको पेड़ पौधे लगाना है, ग्रीनरी ज़्यादा हो एंड फॉरेस्ट, पेड़ पौधे ये सब ज़्यादा हो, ठीक है। Village and community land should be taken up for the development of tree crop and fooder resource. तो विलेज एंड कम्युनिटी का जो एक्स्ट्रा लैंड होता है, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं उस कम्युनिटी लैंड का जो एम्प्टी एरिया रहता है, विलेज का जो एम्प्टी एरिया रहता है, वो सब को, उन सब एरिया को आप फॉरेस्ट्री बनाने के लिए ले सकते हो। मतलब उन सब एरिया में आप ज़्यादा करके ट्री वगैरह ये सब लगाने के लिए आप वो सब एरिया जो है यूज़ कर सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंस एंड अदर इनपुट नेसेसरी फॉर इनिशिएटिंग सच प्रोग्राम शुड बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड करना है, अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत हो पड़ा, मतलब होता है एंड कोई इनपुट अगर चाहिए होता है इस प्रोग्राम में, मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों के अंदर ट्री प्लांटेशन का इम्पोर्टेंस ये सिखाने के लिए एंड विलेज, कम्युनिटी लैंड, ये सब जगह में जो ट्री क्रॉप्स ये सब आप लगाओगे तो उनके लिए अगर कोई ज़रूरत होता है, टेक्निकल कोई ज़रूरत होता है, तो वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू सच प्रोग्राम शुड बिलोंग टू द पंचायत वेयर द लैंड आर वेस्टेड। इन ऑल अदर केसेस रेवेन्यू शुड बी शेयर्ड विद द लोकल कम्युनिटी। अगर कुछ ऐसी जगह पे आप पेड़ पौधे लगाओ एंड उनसे फूड प्रोड्यूसेस जो होता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस जो निकलता है, वो अगर वेस्टेड एरिया हो, मतलब किसी का एरिया ना हो, तो वो पंचायत ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसे एरिया में आप पेड़ पौधे लगाओ एंड उनसे आप प्रोड्यूसेस कलेक्ट करना चाहते हो, तो जो कम्युनिटी लैंड के अंदर हो, कोई लोग के
एरिया हो, ठीक है, मतलब कोई कम्युनिटी का एरिया हो, तो वो जो रेवेन्यू वहाँ से होगा वो कम्युनिटीज, जो लोकल कम्युनिटी होगा वो ही वो लेगा। मतलब अगर वेस्टेड लैंड में कोई किसी का लैंड नहीं है, ऐसा वेस्टेड लैंड में अगर आप पेड़ पौधे ये सब लगाओगे एंड उनका जो प्रोड्यूसेस उधर से निकलेगा वो पंचायत ले सकते हैं। एंड कोई कम्युनिटी लैंड में एंड किसी के जगह पे अगर आप पेड़ पौधे ये सब लगाओ तो उनसे जो प्रोड्यूसेस निकलता है तो वो कम्युनिटी एंड वो लोग वो लेगा, ठीक है। Land laws should be modified wherever necessary that motivate everyone to undertake tree farming and to grow food or plant grasses on their land. तो land law जो है, लैंड के ऊपर जो लॉ है उनको भी आपको मॉडिफाइड करना है, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे मॉडिफाई करने का ज़रूरत है वहाँ पे आपको मॉडिफाई करना है। जैसे लोग इंटरेस्ट ले ट्री क्रॉप ये सब लगाने में, उनके एरिया में, उनके खुद का जो एरिया है उन सब एरिया में वो ट्री क्रॉप फॉरेस्ट ये सब बनाने में वो इंटरेस्टेड हो, इसलिए ये जो लॉ है जगह जगह पे आपको मॉडिफाई करना है। मतलब जिस जगह पे ज़रूरत है उस जगह पे मॉडिफाई करें। तो एफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट्री, इनमें अपने अब तक हमने क्या देखा, एक तो डिग्रेडेड लैंड, डेनुडेटेड लैंड, अनप्रोडक्टिव लैंड जहाँ पे सॉइल इरोशन ज़्यादा होता है, इन सब एरिया में आपको ज़्यादा करके एफोरेस्टेशन करना है एंड लोगों को इनकरेज करना है कि उनके कम्युनिटी लैंड में रेलवे लाइन, रोड साइड, इन सब मतलब जहाँ पे आपको जगह मिले वहाँ पे आप ट्री प्लांटेशन करें। ग्रीन बेल्ट भी आपको बढ़ाना है एंड विलेज का कुछ एम्प्टी प्लेस रहता है, कम्युनिटी लैंड का कुछ एम्प्टी प्लेस रहता है, उन सब एरिया को आप ट्री प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट का ज़रूरत है तो गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करे ऑब्वियसली। अगर वेस्टेड लैंड में ट्री प्लांटेशन के बाद उधर से हम कुछ प्रोड्यूसेस रेवेन्यू ये मिल रहा है तो वो पंचायत लेगा। एंड कम्युनिटी का लैंड से अगर कुछ रेवेन्यू मिल रहा है एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस आ रहा है तो वो कम्युनिटी लेगा, ठीक है। एंड लैंड लॉ में भी आपको मॉडिफिकेशन लाना है, जहाँ पे ज़रूरत है उस जगह पे आपको मॉडिफिकेशन लाना है, जैसे लोग अपने जगह पे ट्री प्लांटेशन करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो ये ही मेन मोटिव है इस जो पूरा जो फॉरेस्ट पॉलिसी है इनका। नेक्स्ट हम आते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्टेट फॉरेस्ट। तो स्टेट के अंदर जो फॉरेस्ट है उनको आपको कैसे मैनेज करना है। फॉरेस्ट रिलेटेड स्कीम एंड प्रोजेक्ट इंक्लूड स्टीप स्लोप, कैचमेंट ऑफ रिवर, लेक, रिजर्वर, जियोलॉजिकली अनस्टेबल जो टेरेन है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। फॉरेस्ट रिलेटेड स्कीम एंड प्रोजेक्ट जो है स्टीप स्लोप एरिया, कैचमेंट एरिया, रिवर का, लेक, रिजर्वर एरिया, इन सब एरिया में आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। मतलब आपको जो जियोलॉजिकली सेंसिटिव जो एरिया है उन सब एरिया में आपको क्या करना है, उनमें आपको रेस्ट्रिक्शन लाना है, क्योंकि ये सब है सेंसिटिव एरिया, यहाँ पे सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इन सब एरिया में क्या करना है, उनमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आपको लाना है। अरुणाचल प्रदेश, केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड शुड बी टोटली सेफ गार्डेड। तो इन सब एरिया में ज़्यादा करके जो है पेड़ पौधे हैं, जैसे केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, अरुणाचल प्रदेश, तो इन सब एरिया को अच्छे से आपको सेव करना है। नो फॉरेस्ट शुड बी परमिटेड टू बी वर्कड विदाउट द गवर्नमेंट हैविंग अप्रूव्ड द मैनेजमेंट प्लान। तो जो सब फॉरेस्ट है वो कोई भी काम नहीं कर सकता है अगर गवर्नमेंट ना कहे तो। गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट प्लान है गवर्नमेंट से अगर अप्रूव ना हो तो वैसा कोई काम कोई फॉरेस्ट नहीं कर सकता है। मतलब कुछ करने के लिए पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना है, उनका जो मैनेजमेंट प्लान है वो गवर्नमेंट से अप्रूव कराना है, उनके बाद वो काम वो फॉरेस्ट के अंदर कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इशू सम गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ गाइडलाइन इशू कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो ये करे, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू एनहेंस फॉरेस्ट कवर एंड प्रोडक्टिविटी टू द फॉरेस्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इनपुट टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स। तो फॉरेस्ट कवर एंड प्रोडक्टिविटी इनको बढ़ाने के लिए कुछ साइंटिफिक एंड टेक्निकल कुछ इनपुट एप्लीकेशन आप यहाँ पे यूज़ करिए, ठीक है। यूज़ करना है तब जाके फॉरेस्ट का जो प्रोडक्टिविटी है एंड इम्प्रूवमेंट है वो ज़्यादा करके बढ़ेगा। तो स्टेट फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या करना है, जो सेंसिटिव एरिया है उनको आपको पहले रेस्ट्रिक्ट करना है। मतलब वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे लाना है, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा करके फॉरेस्ट इरोशन ये सब होता है, मतलब डिग्रेडेशन ये सब होता है, तो उनको आपको पहले प्रोटेक्ट करना है। एंड जहाँ से आप ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है जिन सब जगह पे, एंड जहाँ से आप ज़्यादा करके फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स कलेक्ट करते हो, जैसे अरुणाचल प्रदेश, केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड, इन सब एरिया को भी आपको सेव करना है। एंड कोई भी फॉरेस्ट
का जो मैनेजमेंट है वो कुछ भी नहीं कर सकता है अगर गवर्नमेंट वो अप्रूव ना करे तो कोई उसका जो मैनेजमेंट प्लान है उनको पहले गवर्नमेंट से अप्रूव करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई कुछ गाइडलाइन यहाँ पे दे सकते हैं। एंड फॉरेस्ट का कवर एंड प्रोडक्टिविटी ये बढ़ाने के लिए आपको साइंटिफिक एंड टेक्निकल इनपुट एंड एप्लीकेशन ये सब आपको यूज करना है यहाँ पे, तब जाके आप ज्यादा करके इन फॉरेस्ट एरिया को मैनेज कर पाओगे एंड प्रिजर्व कर पाओगे। Rights and concession. Capacity of forest area should be improved by investment, silvicultural research and development of the area. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करना है इनको, अगर अच्छे से आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो फॉरेस्ट एरिया को, उनका कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट एरिया उनको इम्प्रूव करना है आपको ऑब्वियसली, क्योंकि डिमांड आपका बढ़ रहा है, पीपल का डिमांड एंड नेशनल जो डिमांड है वो भी बढ़ रहा है। फॉरेस्ट से आपको ज़्यादा करके प्रोडक्शन लेना है, मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूसर जो है ज़्यादा करके लेना है, तो फॉरेस्ट का जो कैपेसिटी है उनका मतलब प्रोडक्शन करने का जो क्षमता है उनको आपको इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। तो इनके लिए आपको ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की तो ज़रूरत है ही, साइंटिफिक वे में आपको बढ़ाना है तो ज़्यादा करके इनमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। सिल्वीकल्चरल रिसर्च यहाँ पे करना है। सिल्वीकल्चर मतलब क्या है, जहाँ पे फॉरेस्ट को कंजर्व होता है, मतलब फॉरेस्ट का जो कंजर्व करना, फॉरेस्ट में क्या क्या होगा ये सब जिस यहाँ पे मतलब जहाँ पे आप पढ़ते हो उसे हम कहते हैं सिल्वीकल्चरल रिसर्च, मतलब फॉरेस्ट रिलेटेड पढ़ाई, इनको आपको बढ़ाना है। एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया, ऑब्वियसली उस एरिया को डेवलप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट का कैपेसिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इम्प्रूव करना चाहते हो तो इनमें इन्वेस्टमेंट करना है, सिल्वीकल्चरल रिसर्च भी आपको ज़्यादा करके करना है एंड एरिया को डेवलप करना है। द होल्डर ऑफ कस्टमरी राइट एंड कंसेशन इन फॉरेस्ट एरिया शुड बी मोटिवेटेड फॉर देयर वर्क। तो फॉरेस्ट का जो राइट एंड कंसेशन इनके लिए जो लोग वहाँ पे दिया गए हैं उनको उनका काम करने के लिए मोटिवेट करना है, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनके वजह से ही फॉरेस्ट में इतने सारे गड़बड़ हो रहे हैं। इन सब काम के लिए जो सब लोग यहाँ पे हायर किया हुआ है उनको अपने काम करने के लिए मोटिवेट करना है आपको, ठीक है। ट्राइबल पीपल, शेड्यूल कास्ट एंड अदर पुअर लिविंग शुड बी फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय देयर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। तो ट्राइबल पीपल, शेड्यूल कास्ट एंड अदर जो पीपल है जो मेनली फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर है, उनका जो रिक्वायरमेंट है, डेली लाइफ का जो रिक्वायरमेंट है जो वो फॉरेस्ट से लेता है, वो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना है। वो क्या क्या है, मेनली फ्यूल वुड, फूडर, माइनर, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा, एंड दिस वुड बी डिटरमाइंड बाय द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट। तो इनको आपको ध्यान तो रखना ही है, कैरिंग कैपेसिटी, तो फॉरेस्ट कितना दे सकते हैं उनको आपको पहले से ही ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बोला है कि ट्राइबल पीपल, शेड्यूल कास्ट, इनका जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा करें, तो फॉरेस्ट अगर नहीं दे सकता है, उतना रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता है, तो आप वहाँ से नहीं ले पाओगे। तो फॉरेस्ट का जितना कैरिंग कैपेसिटी है, देने का जो क्षमता है, करने का जो क्षमता है, वो ध्यान में रख के ही आपको उनका जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन ऑफ वुड नीड्स टू बी टेकन ऑन डोमेस्टिक एनर्जी, फ्यूल वुड नीड्स टू बी सब्सटीट्यूटेड विद बायोगैस, एलपीजी, सोलर एनर्जी, ये सब। तो वुड का सब्सटीट्यूशन आपको निकलना है। ऑब्वियसली डोमेस्टिक एनर्जी में बहुत सारे सब्सटीट्यूशन आजकल तो आ ही गए हैं, जैसे बायोगैस, एलपीजी, सोलर एनर्जी, ये सब आ गए हैं, तो इनके वजह से वुड जो है थोड़ा तो सेफ हो रहा है। तो सब्सटीट्यूशन के बारे में आपको सोचना भी है। तो राइट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन में आपने क्या क्या देखा, एक तो फॉरेस्ट का कैपेसिटी एंड उनका जो प्रोडक्शन का क्षमता, ये बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, सिल्वीकल्चरल रिसर्च में ज़्यादा करके लोगों को इन्वॉल्व करना है। एंड इन सब राइट एंड कॉन्सेंट्रेशन, इन सब काम में जो लोग हायर किया हुआ है, जो लोग है यहाँ पे, उनको उनका काम करने के लिए ज़्यादा करके मोटिवेट करना है। एंड ट्राइबल पीपल, अदर पुअर पीपल, इन सब का जो रिक्वायरमेंट है उनको आपको फुलफिल करना है। एंड उनके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट का कैरिंग कैपेसिटी कितना है, उनके अंदर ही आपको देख के ही आपको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। एंड वुड का जो सब्सटीट्यूशन है उसको आप यूज़ करें ज़्यादा करके, जैसे डोमेस्टिक एनर्जी में हमने बायोगैस, एलपीजी, सोलर एनर्जी, ये सब हमने यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो यहाँ से वुड थोड़ा बच सकता है, मतलब थोड़ा सेफ हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। तो बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट एरिया है नॉन फॉरेस्ट काम के लिए यूज होता है, उनको आपको रोकना है। वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनको आपको रोकना है। प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व सच डाइवर्शन शुड एटलीस्ट प्रोवाइड देयर इन्वेस्टमेंट बजट
इन्वेस्टमेंट बजट, फंड्स फॉर रीजनरेशन एंड कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन। तो जो सब काम के लिए फॉरेस्ट एरिया जो है डाइवर्ट करके नॉन फॉरेस्ट एरिया बन रहा है, तो उन सब काम के जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो लोग है, उनको वो ये प्रोवाइड करे सबसे पहले कि उनका इन्वेस्टमेंट बजट कितना है, वो कितना खर्च कर रहे हैं इस जगह के ऊपर रीजनरेट करने के लिए एंड एफोरेस्टेशन करने के लिए। मतलब जितना वो फॉरेस्ट कवर को कट रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट कट करके ले रहे हैं एरिया, तो उतना फॉरेस्ट उसको लगाना है, पेड़ पौधे उसको लगाना है। वो कहाँ पे वो कर रहे हैं, कोई और जगह पे भी वो लगा सकते हैं। उस जगह पे अगर वो कुछ इंडस्ट्री बनाना चाहता है, तो उस जगह को अगर वो क्लीन करे, तो उतना जो फॉरेस्ट था वहाँ पे उनको एफोरेस्टेशन भी करना है, उनको कॉम्पेंसेट करना है। तो इसलिए कोई और एक जगह पे उसको फॉरेस्ट्री बनाना है, फॉरेस्ट बनाना है, पेड़ पौधे ये सब लगाना है। तो वो सब वो कर रहे हैं कि नहीं, मतलब जितना फॉरेस्ट वो ले रहे हैं उनका कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन वो कर रहे हैं कि नहीं, उनको आपको दिखाना है यहाँ पे। इस प्रोजेक्ट का जो लोग है उनको दिखाना है, उनके बाद वो कर सकते हैं। Beneficiaries who are allowed mining and quarrying in forest land repair and revegetate the area with established forest practices। तो माइनिंग इन सब काम के लिए, माइनिंग क्वेरिंग इन सब काम के लिए फॉरेस्ट का जो एरिया वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो माइनिंग करने के लिए क्या होगा, उस जगह को पहले फॉरेस्ट कवर जो है उनको हटाना है, फिर जाके वो माइन कर सकते हैं। तो जितना फॉरेस्ट कवर उसने हटाया है, कट किया है, उनका रिपेयर उसको करना है। तो कोई और एक जगह पे उनका जितना उन्होंने मतलब कट किया है उतना उनको रिवेजिटेट कोई और एक जगह पे करना है। अगर वो कर सकते हैं तब जाके माइनिंग क्वेरिंग ये सब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकता है। मतलब मेन पॉइंट यहाँ का क्या है, कोई फॉरेस्ट एरिया आप कुछ काम के लिए यूज कर सकते हो, अगर उस फॉरेस्ट एरिया में जितना पेड़ पौधे था उनके अकॉर्डिंग आप कोई और एक जगह पे इतने सारे पेड़ पौधे लगा सकते हो। मतलब एफोरेस्टेशन, कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन अगर कर सकते हो, तब जाके आप फॉरेस्ट एरिया को डाइवर्ट कर सकते हो, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो नहीं कर सकते हो। नो माइनिंग लीज शुड बी जनरेटेड टू एनी पार्टी, प्राइवेट और पब्लिक, विदाउट अ प्रॉपर माइन मैनेजमेंट प्लान। तो विदाउट अ मैनेजमेंट प्लान किसी को भी ये काम करने का हक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर माइन मैनेजमेंट प्लान की यहाँ पे जरूरत है। नेक्स्ट क्या है, ट्राइबल पीपल एंड फॉरेस्ट। ट्राइबल पीपल का मेन काम क्या है, ट्राइबल पीपल का जो मेन रिक्वायरमेंट है उनको आपको फुलफिल करना है। मेजर कॉजेज फॉर डिग्रेडेशन इज इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड देयर लेबर। इलीगल कटिंग ऑफ ट्री, ये है मेजर कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन। इलीगली बहुत सारे ट्रीज फॉरेस्ट से कट होता है, तो इनको आपको सबसे पहले बंद कराना है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर जो है इनको रिप्लेस करना है ट्राइबल पीपल में, एंड गवर्नमेंट कॉरपोरेशन में, मतलब गवर्नमेंट हायर करे ऐसे लोगों के अंदर उनको रिप्लेस करना है। ट्राइबल पीपल में रिप्लेस क्यों करेंगे, क्योंकि ट्राइबल पीपल जो है उस फॉरेस्ट एरिया के साइड में रहते हैं एंड फॉरेस्ट के ऊपर मेनली निर्भर है, तो वो ज़्यादा करके फॉरेस्ट को देखेगा, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को इनमें रिप्लेस करने के लिए कहे गए हैं। प्रोटेक्शन, रीजनरेशन एंड ऑप्टिमम कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। एंड जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस है उनको प्रोटेक्ट करना, रीजनरेट करना, ये हमने बार बार कहा है इस पूरे वीडियो में। प्रोटेक्ट करना, रीजनरेट करना, रिस्टोरेशन, कंजर्वेशन, यही मेन मोटिव है इस फॉरेस्ट पॉलिसी का। डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट विलेज, ऑब्वियसली फैमिली ओरिएंटेड स्कीम फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ द ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल का स्टेटस इंप्रूव करने के लिए फैमिली ओरिएंटेड कुछ स्कीम भी यहाँ पे लाइए, तो ट्राइबल पीपल का कुछ अच्छा हो सकता है ये। नेक्स्ट क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन is affecting the environment. Damaged area by shifting cultivation should be rehabilitated through social forestry। तो shifting cultivation के बाद environment का जितना डैमेज होता है, मतलब उस एरिया को फायर के थ्रू जला के उस एरिया को क्लीन करके फिर जाके वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, तो इनके वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट्री बिगड़ता है, पेड़ पौधे ये जलता है, उस एरिया मतलब पूरा खाली हो जाता है। तो इसलिए जिस जगह पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ है उस जगह पे बाद में सोशल फॉरेस्ट्री करे, मतलब ज़्यादा करके पेड़ पौधे उस जगह पे लगाए। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री मस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल्स, और ये लोकल होगा,
ये लोकल होगा, ऑल्सो इन्वॉल्व देम फुल्ली इन राइजिंग ट्रीज एंड रॉ मटेरियल। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है इनमें लोग तो इंक्लूड होता है, ये एक लोगों का जो है एम्प्लॉयमेंट होता है इधर से, ये तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, लोकल पीपल का एम्प्लॉयमेंट होता है। और एक क्या है, ट्री एंड रॉ मटेरियल। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री मतलब क्या है, उनको फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल ये सब ज़्यादा करके लेना है, मतलब फॉरेस्ट के ऊपर ही वो बेस्ड है, फॉरेस्ट से ही वो रॉ मटेरियल लेगा, फिर जाके वो इंडस्ट्री बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वो रॉ मटेरियल बनाने के लिए, फॉरेस्ट्री करने के लिए, ट्री लगाने के लिए वो ज़्यादा करके लोगों को मतलब इन्वॉल्व करते हैं। तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इनके वजह से ज़्यादा करके ट्री भी हो रहा है, फॉरेस्ट्री भी हो रहा है, तो ये एक अच्छा है। फॉरेस्ट एक्सटेंशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम कैन नॉट सक्सीड विदाउट पीपल। ऑब्वियसली पीपल अगर नहीं होगा तो ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं होगा, फॉरेस्ट्री जो प्रोग्राम है। डू सम अवेयरनेस प्रोग्राम अमंग पीपल, हमने पहले भी कहा है अवेयरनेस प्रोग्राम पीपल के अंदर होना चाहिए, एडुकेट करना चाहिए उन पीपल को, एंड ट्री का वैल्यू कितना है, उनका इम्पोर्टेंस कितना है, उनके बारे में लोगों को समझाना चाहिए। फार्मर एंड इंटरेस्टेड पीपल शुड गेट अपॉर्चुनिटी थ्रू इंस्टीट्यूशन लाइक कृषि विज्ञान केंद्र, ऐसे जो बहुत सारे है कृषि विज्ञान केंद्र, ऐसा और भी है। तो इन सब जगह से वो, इन सब इंस्टीट्यूशन से अगर लोग चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं इन सब एरिया से, इन सब जगह से फॉरेस्ट बढ़ाने के लिए। तो ये था पूरा 1988 का जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो 1988 का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का मेन मोटिव क्या है, एक तो जो 1952 का था, 1/3 एरिया ऑफ द टोटल लैंड विल बी फुल्ली फॉरेस्ट कवर्ड, एंड माउंटेन एरिया का 2/3 एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। एंड मेन कंजर्वेशन, प्रोटेक्ट करना, एफोरेस्टेशन करना, ज़्यादा करके आप कुछ भी काम के लिए फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई इंडस्ट्री बनाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, बट उनके अकॉर्डिंग जितना फॉरेस्ट आप जो है नष्ट कर रहे हो, उनको आपको कोई और एक जगह पे कॉम्पेंसेट करना है, और एक जगह पे आपको पेड़ पौधे लगा के उतना आपको रीजनरेट करना है, ठीक है, रिस्टोर करना है। एंड ट्राइबल पीपल का जो मिटिगेशन है, मतलब रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादा करके फुलफिल हो, वो भी यहाँ पे दिखा गए है। एंड स्टेट फॉरेस्ट को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, वो भी यहाँ पे बोला गया है। एंड एफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट्री, इन सब के बारे में ज़्यादा करके यहाँ पे बोला गया है कि लोगों को आप अवेयर कीजिए, लोगों को एडुकेट कीजिए कि वो ज़्यादा करके उनके लोकल एरिया में, कम्युनिटी एरिया में, रोड साइड, कैनल एरिया, रेलवे लाइन, कोई भी जगह हो, जिस जगह पे उसको जगह मिले वहाँ पे वो ट्री प्लांटेशन करे। ठीक है, तो ये है पूरा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। तो पिछले वीडियो में हमने 1952 का फॉरेस्ट पॉलिसी जो है डिस्कस किए थे, उनके बाद ये रिवाइज्ड करके निकले थे 1988 में, तो ये हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।